मेहनत तुझे कल पहचान देगी, कि तेरी आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है, वो तुझे कल जरूर उसका इनाम देगी। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो पार्ट नंबर 5, जिसमें हम आपको विभव मापी और विभव मापी क्या है, विभव मापी का उपयोग क्या है, विभव मापी का किस तरह से परिपथ में उपयोग किया जाएगा और विभव मापी का सिद्धांत क्या है। इसके पश्चात हमारी अगली वीडियो में बनेंगे विभव मापी के अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को हम आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन नंबर 6 विद्युत परिपथ का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम विभव मापी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इस चीज़ की जानकारी कि विभव मापी क्या है, विभव मापी किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, विभव मापी का हम सामान्य उपयोग कहें तो विभव मापी किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए एक आदर्श प्रायोगिक युक्ति होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको इसको अपने रिटर्न नोट्स के रूप में, जैसा कि मैं अपनी वीडियो में एक रिटर्न नोट्स के रूप में आपको कोविड-19 के द्वारा आप घर बैठे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने नोट्स आप सेल्फ बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ विभव मापी क्या है, जो कि हमारा एक क्वेश्चन के रूप है। क्वेश्चन बनता है विभव मापी क्या है। जिसके रूप में अपन ने आंसर के रूप में लिखा। ये कंटिन्यू नोट्स है स्टूडेंट्स, आप कंटिन्यू अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। मैं एज ए क्वेश्चन के रूप में आपको इन नोट्सों को रिटर्न करवा रहा हूँ। विभव मापी क्या है, जिसके बारे में हमने कहा विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए एक आदर्श प्रायोगिक युक्ति है। स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम में यह सवाल 1 नंबर का आता है, तो आप इस तरह से इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में मैं आपको कह सकता हूं कि इस विभव मापी किस सिद्धांत पर आधारित है। विभव मापी किस विधि पर आधारित है, विधि पर आधारित है। देखिए, इसके आंसर के रूप में हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यह बिंदु अविक्षेप विधि पर आधारित, बिंदु अविक्षेप विधि पर आधारित प्रायोगिक उपकरण है। जिसमें यह धारा का कोई भी अंश ग्रहण किए बिना विभवांतर का शुद्धता से मापन करता है।
स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामान्यतया हम ये कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिरोध होता है वह एक अनंत प्रतिरोध की भांति यह एक व्यवहार करता है। मैं आपको इसको यहाँ मेंशन करवा देता हूँ कि यह एक अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में ध्यान से समझिएगा। यहाँ मैं भी आपको पुनः एक क्वेश्चन और देने वाला हूँ जिसका आंसर लगभग समानता दर्शाता है इस सवाल से। मैंने आपको लिखा है यहाँ पर कि विभव मापी किस विधि पर आधारित है। आपके पास ये सवाल भी हो सकता है कि विभव मापी परिपथ में किस तरह से कार्य करता है, ठीक है ना, इसका कार्य क्या है, किस तरह से यह विभवांतर का मापन करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिखा है आपको, यह बिंदु अविक्षेप विधि पर आधारित प्रायोगिक उपकरण है। इसका अर्थ होता है कि यह परिपथ में धारा का कोई भी अंश ग्रहण किए बिना उत्पन्न विभवांतर का शुद्धता से मापन करता है। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था, मीटर सेतु हमने आपको पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि दो बिंदु बी और डी पर हमें प्रतिरोधों के मानों को इस तरह से संयोजित करते हैं कि इन दोनों बिंदुओं पर विभवांतर परस्पर समान हो जाता है, धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया में धारामापी में विक्षेप शून्य होने की अवस्था में यह हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर सेतु की एक संतुलन की अवस्था कहलाती है। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, यहाँ विभव मापी में भी आपके पास क्या होता है कि जब आप विभव मापी को परिपथ में जोड़कर आप विभवांतर या सेलों के विद्युत वाहक बल या वोल्ट मीटर का अंशांकन आपके पास है, अमीटर का अंशांकन है, सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना है आदि कई ऐसे उपयोग हैं इसके जो आप विभव मापी के द्वारा उपयोग में ले सकते हैं। तो ये सभी आपके पास बिंदु अविक्षेप विधि पर आधारित होते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके पास सवाल हो सकता है कि यह किस विधि पर आधारित है, तो आपका जवाब बनेगा बिंदु अविक्षेप विधि पर। अब सवाल हो सकता है कि बिंदु अविक्षेप विधि क्या है, तो आपको इसका आंसर देना है कि यह धारा का कोई भी अंश ग्रहण किए बिना विभवांतर का शुद्धता से मापन करता है। सामान्यतया देखो, ये लाइन मैंने आपको एक अतिरिक्त लाइन के रूप में लिखा है, आपको याद होना चाहिए सवाल के रूप में। अभी मैं आपको नेक्स्ट अगला सवाल लगा रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए कि वोल्ट मीटर और विभव मापी दोनों में से एक आदर्श उपकरण कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, सामान्यतया मैं भी आपको वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो वोल्ट मीटर एक ऐसी प्रायोगिक युक्ति है जिसका मापन विभवांतर मापन के लिए किया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होना चाहिए। तो हम चूंकि एक विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में एक आदर्श उपकरण है, मेरा अगला सवाल है ये, जिसमें हमने इसको कहा आदर्श उपकरण है, तो सर इसमें क्या विशेषता होगी। तो हम ये मान सकते हैं कि इसका जो प्रतिरोध है वो एक अनंत प्रतिरोध है, क्योंकि एक आदर्श व्यवस्था के लिए इसका प्रतिरोध आपके पास अनंत होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन के रूप में, ये टॉपिक आपके पास कंटिन्यू है स्टूडेंट्स, जिनको मैं क्वेश्चन के रूप में लिखवा रहा हूं। वोल्ट मीटर विभव मापी, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। वोल्ट मीटर की तुलना में एक आदर्श प्रायोगिक उपकरण है। कैसे? आपका आंसर आप देंगे, किस तरह से देंगे, देखिए मैं यहाँ एक डायग्राम आपको बनाता हूँ स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास एक प्रतिरोध, और आपने मेरी प्रैक्टिकल वीडियो देखी होगी। आपको सजेशन है मेरा कि इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आप डेली मेरी एक प्रैक्टिकल वीडियो जो मैंने आपके सामने डाली है उसको आप अवश्य देखिए,
क्योंकि उसमें सभी उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आप स्कूलों में नहीं जा पा रहे हो और प्रायोगिक कार्य को अपना संपन्न नहीं कर पा रहे, आप उपकरणों के बारे में अभी जानकारी नहीं रखते हैं, तो आप उस वीडियो का उपयोग करके आप सभी उपकरणों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं, तो वोल्ट मीटर स्टूडेंट्स सदैव हमें समांतर क्रम में जोड़ना होता है। यह वोल्ट मीटर हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब स्टूडेंट्स हम मानते हैं ये धारा आई इस भाग में आती है, बिंदु ए पर आते ही धारा का विभाजन हो जाता है, कुछ धारा वोल्ट मीटर में प्रवाहित होगी और शेष धारा प्रतिरोध आर में प्रवाहित होगी। तो अब मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर में आई डैश धारा जाती है, तो शेष धारा आई माइनस आई डैश धारा इस प्रतिरोध आर में प्रवाहित होती है। तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या था, हमें ये करना था सर कि प्रतिरोध आर में आई धारा प्रवाहित करनी थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रतिरोध आर में वास्तविक धारा आई प्रवाहित न होकर बल्कि उससे कुछ कम मान की धारा आई माइनस आई डैश प्रवाहित होती है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि जब वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है तो यह धारा का कुछ अंश ग्रहण करके विभवांतर का मापन करता है, ठीक है। जबकि हमने विभवमापी के बारे में अभी पढ़ा है कि विभवमापी अविक्षेप विधि पर आधारित होता है, यह धारा का कोई भी अंश ग्रहण किए बिना विभवांतर का शुद्धता से मापन करता है। चलिए अब इसको आप कैसे अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं यहाँ आपके सामने लिखता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए मैंने ये लिखा यहाँ पर, जब वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो यह धारा का कुछ अंश ग्रहण करके विभवांतर का मापन करता है, अतः हम कह सकते हैं इसके द्वारा मापा गया विभवांतर शुद्ध नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। जबकि विभवमापी के लिए हम कहेंगे, जबकि विभवमापी बिंदु अविक्षेप विधि पर आधारित है, जो धारा का कोई भी अंश ग्रहण किए बिना उत्पन्न विभवांतर का शुद्धता से मापन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर के हिसाब से आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका चित्र बनाना आपके लिए एक अनिवार्य रहता है और आपको चित्र बनाना भी चाहिए इसका। स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है विभवमापी की संरचना। अभी तक हमने ये पढ़ा कि विभवमापी का उपयोग क्या है, विभवमापी वोल्ट मीटर से किस तरह से बेहतर है, हम विभवमापी का उपयोग कैसे करेंगे, अब हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस चीज़ को जानेंगे कि विभवमापी की बनावट अर्थात विभवमापी की संरचना क्या है, किस तरह से होती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक आपके सामने चित्र बनाया है, आप ध्यान दीजिएगा। इस चित्र में यह रेड लाइन जो आपको दिख रही है, यह एक आयताकार लकड़ी का फ्रेम होता है।
जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर से कुछ ज़्यादा होती है, जहां आपके पास लगभग 10 मीटर समान अनुप्रस्थ काट वाला मिश्र धातु का बना हुआ यूरेका मैग्नीन कॉन्स्टेंटन जैसा तार होता है, जो पॉइंट ए और बी मतलब कि पेच ए और बी के मध्य 10 समान भागों में व्यवस्थित रखा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक मीटर पैमाना लगा होता है, इसकी सहायता से यह आपके पास है मीटर पैमाना, जिसकी सहायता से आप यहाँ पर संतुलित लंबाई को पढ़ सकते हैं। ये मीटर पैमाना है स्टूडेंट्स आपके पास। 0 से 100 और 0 से 100 दोनों तरह के अक्षर इसमें लिखे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको मीटर ब्रिज में पढ़ना सिखाया भी था स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप, मैं इसके कुछ पॉइंट्स के रूप में आपको लिखता हूं। नंबर 1 पॉइंट आपके पास है, विभव मापी में सामान्यतया मिश्र धातु, विभव मापी में मिश्र धातु यूरेका मैग्नीन कॉन्स्टेंटन से बना तार होता है, जिसका स्टूडेंट्स ये इसकी विशेषता है, याद रखिएगा, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा प्रतिरोधक ताप गुणांक अल्प या न्यून होता है, अल्प होता है। नंबर 2 पॉइंट के रूप में अपन लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट में लिखने से आपको सुविधा होती है, याद करने में सुविधा रहती है आपको। यह तार सामान्यतया 10 मीटर लंबा व समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का होता है, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला होता है। मतलब स्टूडेंट्स, प्रत्येक भाग पर तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है वो एक जैसा होता है, परिवर्तित नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 के रूप में स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ, यह तार एक मीटर के 10 समान भागों में सिरे ए व बी के मध्य जोड़ा जाता है। लकड़ी के आधार पर तार के समांतर क्रम में या समांतर लिख दीजिए, समांतर एक मीटर पैमाना जुड़ा होता है, एक मीटर पैमाना जुड़ा होता है। मीटर पैमाना जुड़ा होता है, जिसकी सहायता से संतुलित लंबाई ज्ञात की जाती है। ज्ञात का मतलब है पढ़ी जाती है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास ये विभव मापी की बनावट अर्थात संरचना एक संक्षेप में होती है। ज़्यादा
मतलब आपको रश भी नहीं करना है इस लैंग्वेज में। कुछ मुख्य बातें जो मैंने आपको लिखी है, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका मुख्य इंपॉर्टेंट रूप लेता है, नंबर 3 पॉइंट आपके पास मुख्य रूप लेता है। स्टूडेंट्स, अभी अपनी आगे इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ 10 मीटर लंबाई के तार का उपयोग क्यों किया जाता है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ज़रूर बोल देता हूँ कि यह ज़रूरी नहीं है कि आप 10 मीटर लंबाई के तार का ही यहाँ उपयोग करें। आप इससे कम या इससे अधिक लंबाई के तार का भी यहाँ उपयोग कर सकते हैं। क्यों? इसका कारण हमारी अगली वीडियो में, इसी वीडियो में आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। इसके लिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है विभवमापी का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, सवाल हो सकता है 1 नंबर में आपके पास विभवमापी का सिद्धांत क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने दोबारा डिस्कस भी किया है कि विभवमापी के द्वारा सेलों के विद्युत वाहक बल, सेलों का अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल और वोल्टमीटर का अंशांकन, अमीटर का अंशांकन आदि कई प्रक्रिया है जिसको हम विभवमापी की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही विभवमापी के सिद्धांत में हम ये कहते हैं कि विभवमापी के सिद्धांत के द्वारा, अर्थात इसमें अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए हम परिपथ में एक ऐसी अवस्था प्राप्त करते हैं जहां धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। जिस बिंदु पर धारामापी में विक्षेप शून्य बन जाता है वहां उत्पन्न विभवांतर उस सेल के, जो कि अज्ञात सेल आपके पास है, उस अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है और यही आपके पास विभवमापी का सिद्धांत कहलाता है। मैं स्टूडेंट्स इसको अपनी लैंग्वेज में लिखता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। विभवमापी द्वारा अज्ञात विभवांतर, या आप विद्युत वाहक बल भी बोल सकते हैं इसको, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना विभवमापी के तार पर एक समान रूप से उत्पन्न विभवांतर से करते हैं। अविक्षेप की अवस्था में अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल, एक ही बात है आपके पास, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात विभवांतर के बराबर होता है, के समान होता है या बराबर होता है। यही विभवांतर का सिद्धांत, विभवमापी का सिद्धांत है। विभवमापी का सिद्धांत है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से दोबारा मैं फिर अपनी लैंग्वेज को रिपीट करता हूं। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने एक मानक सेल लिया, वह सेल से आपने विभवमापी में धारा को प्रवाहित किया। अब आपने परिपथ में एक ऐसे सेल का चुनाव किया जो अज्ञात विद्युत वाहक बल है, जिसका आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर विभवमापी में उस सेल के द्वारा एक ऐसा संतुलित बिंदु प्राप्त करते हैं जहाँ धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर यह विक्षेप संतुलित अवस्था में प्राप्त होगा, वहां उस तार पर जितना विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक बल बनता है, वह इस अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल को बढ़ेगा। इस तरह से ये प्रक्रिया आपके पास होती है। अब इस प्रक्रिया में हम क्या और कैसे
हम और आगे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि विभवमापी के सिद्धांत के लिए परिपथ व्यवस्था क्या और कैसे तैयार की जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ विभवमापी ए बी आपके पास है इस चित्र में, जिसमें हमने श्रेणी क्रम में एक सेल ईपी कुंजी के पी का मतलब प्राइमरी सेल प्राथमिक परिपथ में जोड़ा गया है। धारा नियंत्रक आर एच को हमने श्रेणी क्रम में जोड़कर मुख्य या प्राथमिक परिपथ बनाया। स्टूडेंट्स, इस परिपथ को मुख्य या प्राथमिक परिपथ भी कहा जाता है। एक अज्ञात सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, जिसके धन सिरे को हमने विभवमापी के उच्च विभव बिंदु ए से जोड़ा है तथा ऋण सिरे को हमने गैल्वेनोमीटर जी द्वारा विसर्पी कुंजी जे से जोड़ दिया है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने अपनी लैंग्वेज में भी इस बात को मेंशन किया है, लिखा है कि विभवमापी ए बी के साथ सेल ईपी कुंजी के धारा नियंत्रक आर एच को आपने परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा है और इस परिपथ को मुख्य या प्राथमिक परिपथ कहते हैं। एक अन्य सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई है, जिसके धन सिरे को हमने विभवमापी के उच्च विभव बिंदु ए से और ऋण सिरे को गैल्वेनोमीटर जी द्वारा विसर्पी कुंजी जे से जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, मैंने नोट लिखा है आपको यहाँ पे कि ईपी का मान, ईपी अर्थात प्राथमिक परिपथ में जोड़े गए सेल का मान द्वितीयक परिपथ में, यह द्वितीयक परिपथ होता है स्टूडेंट्स, इस द्वितीयक परिपथ में जोड़े गए सेल के विद्युत वाहक बल से सदैव अधिक होना चाहिए। क्यों, मैं इसका कारण आपको बताता हूं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह आपकी जानकारी के लिए पर्याप्त होता है। क्योंकि इस प्राथमिक परिपथ का कार्य क्या, प्राथमिक परिपथ में जोड़े गए सेल का कार्य क्या होता है कि जो 10 मीटर लंबे तार का आप उपयोग करते हैं उस पर समान मात्रा में विभव उत्पन्न कर सके। अर्थात आप यूं भी कह सकते हैं कि बिंदु ए से बी तक यह धारा का चालन सुगमता से आसानी से कर सके। इस प्रक्रिया के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस सेल का विद्युत वाहक बल सदैव अधिक रखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम विभवमापी के सिद्धांत के लिए विभव प्रवणता क्या होती है उसको हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। यदि हमने कहा यदि विभवमापी तार की लंबाई, विभवमापी के तार की लंबाई कैपिटल एल है व विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई कैपिटल एल में प्राप्त होती है। अर्थात हम ये कहते हैं यहाँ पर कि ईपी प्रोपोर्शनल टू एल, ये प्राथमिक परिपथ के लिए है स्टूडेंट्स, या इसको लिखा जा सकता है ईपी बराबर होगा एक्स एल। यहाँ एक्स एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के आधार पर हम विभव प्रवणता की परिभाषा भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए, इसके आधार पर लिख सकते हैं x बराबर होगा ईपी अपॉन एल के रूप में, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं विभवमापी तार के प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन मतलब कि विभव में कमी या विभव ह्रास, विभव पतन को विभव प्रवणता, जिसको आप x से लिखते हैं, x विभव प्रवणता x कहा जाता है।
इसका मात्रक आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल भी है, यह वोल्ट प्रति मीटर होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स यह आपके पास एक विभव प्रवणता का फॉर्मूला बनता है, जिसके आधार पर आपने कहा कि विभव मापी तार के प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन को हम विभव मापी की विभव प्रवणता के रूप में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इसे ही हम आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। हमारा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला तो आ चुका है स्टूडेंट्स। यह यदि मैं इसी स्टेप्स को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, विभव प्रवणता के और अन्य फॉर्मूले भी मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, तो वो भी हम हमारी इस वीडियो में आगे ज्ञात कर रहे हैं। देखिए कैसे। मैंने ये कहा यदि विभव मापी के तार का प्रतिरोध कैपिटल आर व प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर लिखा जा सकता है IR। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैंने इक्वेशन नंबर आपको दे दिया है 1 नंबर। हमारे पास और भी इक्वेशन आई है, हम उनका भी जरूरत पड़ेगी जहां डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में उपयोग ले सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी के आधार पर हम विभव प्रवणता की परिभाषा को यूं भी लिख सकते हैं, विभव प्रवणता के रूप में। विभव प्रवणता अभी आपने थोड़ी देर पहले ज्ञात किया था, EP बराबर XL। स्टूडेंट्स E जो कि एक विद्युत वाहक बल के रूप में है, जिसको हम V के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको मैंने दिया नंबर 2 के रूप में। यहां मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, EP की जगह मैंने V लिख दिया है, बस और कुछ परिवर्तन मैंने नहीं किया स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए आप। हमने यहाँ क्या करना चाहा स्टूडेंट्स, हमने समीकरण 1 और 2 से व्यवस्थित किया, जिसके आधार पर हमने x का मान ज्ञात करना चाहा। समीकरण 1 व 2 से हमने लिखा XL बराबर IR, या हम इसको लिख सकते हैं x बराबर होगा I R बटे L के रूप में। या मैं इस स्टूडेंट इसको यूं भी इसको नंबर दे देते हैं नंबर 3। यदि मैंने ये कहा यदि R बटे L बराबर मैं मान लेता हूं RM, जो कि आपके पास है विभव मापी के तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तो अपने को ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा जा सकता है x बराबर I और RM। ध्यान रखिएगा यहाँ RM हमारे पास एकांक लंबाई के तार का प्रतिरोध है, हमने इसको समीकरण नंबर 4 दिया। स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर पॉइंटों के रूप में इस बात को मेंशन कर सकते हैं और नए नए फॉर्मूले हम यहाँ पर बना सकते हैं। नंबर 1 के रूप में मैंने यहाँ कहा आपको, यदि प्राथमिक परिपथ में धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R डैश, ये मैंने इमेजिन किया है, वह सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो तो प्रवाहित धारा I बराबर V अपॉन R के रूप में हम जानते हैं। प्रवाहित धारा I बराबर लिखी जा सकती है, V के रूप में है EP सेल का विद्युत वाहक बल, R विभव मापी के तार का प्रतिरोध प्लस R डैश धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आपको ये इक्वेशन समीकरण 4 में आपने रखी। समीकरण 4 से x बराबर लिखी जा सकती है EP बटे कैपिटल R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r।
और इंटू आर एम के रूप में, या आप यूँ भी लिख सकते हो ई पी बटे कैपिटल आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर। और जैसा कि हमने पढ़ा है आर एम की जगह आर अपॉन एल आपके द्वारा लिखा जा सकता है। ये भी आपके पास एक स्टूडेंट्स फॉर्मूला बनता है जिसको हम समीकरण नंबर 5 देते हैं। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में भी इस समीकरण का आप यहाँ पर आसानी से उपयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नंबर 2 पॉइंट के रूप में मैंने कहा यदि मेरे पास r बराबर 0 व r डैश बराबर 0, अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी 0 और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध भी एक शून्य मान लिया जाए हो, तो आपको मिलेगा x बराबर I और आपके पास बन जाता है R अपॉन L के रूप में फॉर्मूला, आर एम का मान रखा, या आप इसको लिख सकते हैं x बराबर बनेगा आपके पास ई पी, R आपके पास है जनरल, ठीक है, और R अपॉन L, या x बराबर बन जाता है ई पी अपॉन एल के रूप में। ये भी एक फॉर्मूला आपका बनता है। इसको मैंने दिया फॉर्मूला नंबर 6 या समीकरण नंबर 6 का मैंने इसको नाम दे दिया है। अब स्टूडेंट्स हम इसी को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट के रूप में मैंने कहा यदि विभवमापी के तार की प्रतिरोधकता के रूप में लेकर जा रहा हूं मैं, तार की प्रतिरोधकता रो व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, तो हम जानते हैं R बराबर होता है रो एल अपॉन ए, या आप इसको लिख सकते हैं, हमने इसको व्यवस्थित करना चाहा तो हम जानते हैं R बटे एल, एल का क्रॉस गुणा कर दिया जिसको आप रो बटे ए के रूप में पढ़ सकते हैं। अतः इस समीकरण में हमने इसकी वैल्यू रखी, इसलिए x बराबर लिखा जाएगा I और R अपॉन रो की जगह लिख दिया हमने रो अपॉन ए का फॉर्मूला। ये हमारे पास एक और विभव प्रवणता का फॉर्मूला बनता है समीकरण नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आप चाहो तो और ले सकते हैं एक लाइन के रूप में, और कि हम तार की त्रिज्या से भी इसको परिवर्तित कर सकते हैं। हमने कहा यदि तार की त्रिज्या स्मॉल r हो, तो आप लिख सकते हैं x बराबर होगा I रो बटे पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास विभव प्रवणता का एक और फॉर्मूला बन जाता है। स्टूडेंट्स डिफरेंट फॉर्मूले यहाँ आसानी से बनाए जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है दिए गई कंडीशन पे। स्टूडेंट्स हम इन सभी निष्कर्षों से सबसे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स ज्ञात करते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में हमने पॉइंट डाला है। महत्वपूर्ण तथ्य जो भी हमने अभी यहाँ ज्ञात किया है उनको हम यहाँ संक्षेप में हम बात करेंगे। नंबर 1 के रूप में हमने ये देखा कि विभव प्रवणता निम्न बातों पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता निम्न पर निर्भर करती है, जैसे x प्रोपोर्शनल I पर, x प्रोपोर्शनल प्रतिरोधकता रो पर, x प्रोपोर्शनल 1/a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ 3 बातों को हमने यहाँ पर ध्यान दिया। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 के रूप में हम एक बात और यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं कि विभव प्रवणता जो x होता है, तार की लंबाई l, सेल के विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r व अन्य प्रतिरोध r पर भी निर्भर करती है। हम पॉइंट के रूप में बोलते हैं विभव प्रवणता तार की लंबाई L, सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, कॉमा लगाया हमने, विद्युत वाहक
बल व अन्य संयोजित जो भी प्रतिरोध आपने परिपथ में जोड़ा है, जैसे धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है और भी प्रतिरोध आपके पास है परिपथ में, संयोजित प्रतिरोध पर निर्भर करती है। पॉइंट नंबर 3 के रूप में हम ये कह सकते हैं, यदि आपके पास R बराबर 0 R' अर्थात धारा नियंत्रक का प्रतिरोध 0, परिपथ की जगह एवं कर दीजिए, एवं R बराबर 0 अर्थात अन्य प्रतिरोध भी 0 है, तो विभव प्रवणता तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तार के पदार्थ प्रतिरोध आदि पर निर्भर नहीं करेगी। स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी डिफरेंस बात है पॉइंट नंबर 3 के रूप में। ये केवल एक विशेष परिस्थिति के रूप में ही है। आपको मोस्टली नंबर 1 और नंबर 2 को आपको थोड़ा रिमाइंड रखना है ज़्यादातर, क्योंकि ये ली गई कंडीशन है कि यदि आपने R बराबर 0 R' बराबर 0 और अन्य प्रतिरोध R को भी आपने 0 ले लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि विभव प्रवणता जो है वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तार के पदार्थ की प्रकृति प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस चीज़ को देखा कि विभव मापी क्या है, विभव मापी का उपयोग क्या है, विभव मापी का सिद्धांत क्या है, विभव प्रवणता के बारे में हमने हमारी आज की वीडियो में पढ़ा। वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिए और वीडियो में आप अपने कमेंट्स भी अवश्य दीजिए। थैंक यू।